हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने शुरू किया था 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लाप्लास इक्वेशन में शुरू की थी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हम क्या क्या कर चुके थे। हाँ, देखो इसमें अपन फाई को एक्सटेंड कर चुके थे 2 की फॉर्म 3 की फॉर्म में, है ना। पहले तो हमने एक्स और वाई की फॉर्म में किया था, अब की बार हमने इसको 2 के अलावा एक और वेरिएबल में बढ़ा दिया, यानी कि हमने इसको जेड में और कर दिया। ठीक है। फिर हमने ये इक्वेशन निकाली थी। आप चाहो तो इसको और डिटेल में कर सकते हो, मैं पहले करा चुकी हूँ। ठीक है, मतलब मैं 2 में करा चुकी हूँ, तो आप उसको 3 में जनरलाइज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रही, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है डायरेक्टली इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, बस आपने जो पिछली जो हमने डिटेल में किया हुआ है ना, उसमें आपको एक एक और बढ़ा के चलना है। जेड का 3D का आ जाएगा। ठीक है, 3 सॉल्यूशन मिले थे हमको, 3 इक्वेशंस मिली थी, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइन भी लिखनी है। इक्वेशन 4 में फर्स्ट टर्म केवल एक्स पर डिपेंड करती है, ये केवल वाई पर, और ये केवल जेड पर डिपेंड करती है। तो तीनों टर्म्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, इसलिए हम इन तीनों को अलग अलग कॉन्स्टेंट्स के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, हमने इसको माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, उसको गामा स्क्वायर माना, कांस्टेंट है। इसी तरीके से ये पूरी इक्वेशन सॉल्व की गई है, इसीलिए हमने इसी तरीके से माना है। बाकी कुछ भी माना जा सकता है, आप कुछ नया इन्वेंट करना कोशिश करना और किसी तरीके से करने की मर्जी आपकी। तो आप जब इसको सॉल्व करते ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 6 7 को 4 में रखा, है ना। 4 में रखने से मेरे पास गामा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मेरा आज का काम क्या है कि मेरे को सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं जो भी है। चलो, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 8। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको इक्वेशन 5 6 और 7 इनके क्या लिख रही हूँ, सॉल्यूशन लिख रही हूँ। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसका जो आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, जैसे पहले मैंने आपको पिछला जो सेकंड ऑर्डर का करवाया था, तो वहाँ पे आपको सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया था। तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे एक्स डबल डैश एक्स प्लस एल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे ही तो लिखोगे इसको, इस इक्वेशन को ऐसे ही तो लिखोगे। तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। तो उसको आप या तो ई की पावर में लिखोगे, या फिर हम किस में लिखते हैं, साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम साइन कॉस की फॉर्म में लिख के चलेंगे, इसको भी साइन कॉस की फॉर्म में लिख के चलेंगे। इसमें जो है इधर लेकर आओगे तो इसके रूट्स जो हैं वो कैसे आएंगे, रियल आएंगे। ठीक है, इसके रूट्स रियल आएंगे, तो इसमें आपको या तो ई की पावर में लिखोगे, या फिर आपको हाइपरबोलिक की, यहाँ पे तो ई की पावर में आयोटा वाली फॉर्म में आएंगे, या फिर आप साइन और कॉस की फॉर्म में लिख के चलोगे। तो हम तो साइन कॉस का ही लेके चलते हैं हमेशा, और इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में, क्योंकि इसके रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे। आप चाहो तो इन डिटेल कर सकते हो, ये सब भी मैं 2D में 2D वाले में करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलो, तो मैं तो डायरेक्ट लिख रही हूँ, है ना। सॉल्यूशन में ही थोड़ी हर बार टाइम ख़राब करेंगे। तो एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड देख लेते हैं कितना आएगा। एक्स आएगा आपके पास, कांस्टेंट ले लो C1, है ना। मैंने आपको बताया साइन की फॉर्म में आएंगे, और यहाँ पे अल्फा है इसलिए सॉल्यूशन में भी तो अल्फा आएगा, और एक्स का फंक्शन है इसलिए एक्स आएगा। ठीक है, प्लस C1 डैश कॉस एल्फा एक्स। ये तो बात हो गई इक्वेशन 5 की। 6 में आ जाओ, 6 में सॉल्यूशन कैसा आएगा, C1 होगा यहाँ पे C2 साइन बीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा है, और y की फॉर्म में आएगा, हाँ कैपिटल ही आएगा, सही है, बीटा वाई प्लस C2 डैश कॉस बीटा वाई। समझ में आ गई। इसके कैसे आएंगे, रियल आएंगे। तो फंक्शन कैसा आएगा, हाइपरबोलिक। तो कौन सा आएगा, C3 साइन हाइपरबोलिक गामा जेड प्लस C3 डैश कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड। बस आप एक काम यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आप गामा की जगह चाहो तो हम वहाँ पे रख लेंगे, जब हम इन डिटेल सॉल्यूशन करेंगे ना तब कर लेंगे। अभी इसको आप ऐसे ही रहने दो। समझ में आ गई बात आपको। तो ये मैंने इक्वेशंस जो है कंबाइंडली डाल दी है, कितनी, 9। एक और चीज़ ध्यान रखना कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ऑब्वियसली गामा की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही होगी, क्योंकि गामा किस किस पर डिपेंड है, अल्फ़ा बीटा पर डिपेंड है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर जो अननोन कॉन्स्टेंट्स है आपके पास, C1 डैश C2 डैश C3 डैश, ये भी तो निकालने पड़ेंगे आपको, है ना। और इसके अलावा और भी वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा बीटा, ये भी निकालने पड़ेंगे। अल्फ़ा बीटा निकल गया तो गामा भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे अननोन कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए हमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। और बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस लगाने के लिए पहले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम निकालेंगे। तो मैं लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कॉन्स्टेंट्स। ये क्या बन गया,
अननोन कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से है ना, अननोन कांस्टेंट कौन कौन से हैं लिख दो, C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश एंड अल्फा बीटा. वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, यानी कि परिसीमा प्रतिबंध, बाउंड्री कंडीशन. ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस कहाँ से आएंगी, बाउंड्री प्रॉब्लम से. तो व्हाट इज द बाउंड्री प्रॉब्लम, वहाँ पे बाउंड्री प्रॉब्लम थी पैरेलल प्लेट हमने ली थी, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ली थी, है ना. यहाँ पे हमारे पास जो है हम एक प्रॉब्लम लेकर के चलेंगे, एक आयताकार बॉक्स की, यानी कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, या आप जिसको क्यूबॉइड कह सकते हो. क्यूबॉइड मतलब घनाभ, या तो आप कहो आयताकार बॉक्स या फिर कहो घनाभ. समझ में आ गई. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, therefore we take a boundary value problem, a boundary value problem, यानी कि हम क्या करते हैं, एक परिसीमा मान समस्या को लेकर चलते हैं. अब परिसीमा मान समस्या क्या है वो समझो. परिसीमा मान समस्या ये है कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है. ठीक है, ये लो, क्यूबॉइड की क्यूब बनता है स्क्वायर्ड फेजेस से मिलकर के, और क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगुलर फेजेस से मिलकर के. ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, दिख रहा है आप सभी को, क्यूबॉइड है इसलिए मैंने इसकी जो पहली फेज ली थी वो रेक्टेंगुलर ली थी. ठीक है, अब इसमें ये जो मेरी क्यूबॉइड है या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है, ये कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पर. ठीक है, ये ओरिजिन है ना. ये हमारे पास, मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको जेड मान लिया. आप कुछ भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें. अब इसमें आपको 6 फेजेस दिख रही हैं, तो 6 की 6 इसमें आयताकार फेजेस ही होंगी, भले ही इसमें आपको ये वो कैसी दिख रही हो, स्क्वायर्ड दिख रही हो, पर ये सारी की सारी कैसी होंगी, रेक्टेंगुलर ही होंगी. ठीक है, ये स्क्वायर्ड इसलिए दिख रही है क्योंकि एक तो 3D स्ट्रक्चर है और दूसरा मेरे बनाने में भी थोड़ा फ़र्क आ गया. ठीक है, तो ये सारी की सारी फेजेस जो हैं वो कैसी होंगी, रेक्टेंगल शेप की ही होंगी. तो 6 रेक्टेंगल फेजेस से मिलकर के एक क्यूबॉइड बनता है. ठीक है, अब इसमें रेक्टेंगल फेज है, इसलिए क्या होगा, इसकी सारी साइड्स जो होंगी वो अलग अलग होंगी. मैंने मान लिया कि जो एक्स में है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो है इसकी ए, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी ये जो साइड है क्यूबॉइड है ना, तो ये है आपकी बी, और ये वाली जो साइड है ये है सी. तीनों साइड अलग अलग ही तो होंगी. समझ में आ रही है बात आपको. ठीक है, तो ए बी सी साइड का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने ले लिया. इसकी खासियत क्या है, जैसे हमने प्लेट की भी खासियत बताई थी कि भाई कहाँ कहाँ पोटेंशियल जीरो है, कहाँ कहाँ पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, सेम वैसे ही इसमें सारी फलकों के नाम आपको पता होने चाहिए भाई. मैं पहले आपको फर्स्ट ईयर में समझा चुकी हूँ, पूरा क्यूब और क्यूबॉइड और कहाँ कैसे किस फलक का नाम कैसे निकाला जाता है वो भी आप सभी को बता चुकी हूँ. ठीक है, तो इसमें ये वाली जो साइड होगी एक्स एक्सिस के बिल्कुल, देखो ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में कौन सी वाली फेज होगी, ये जो बिल्कुल वाई जेड प्लेन में है ना, जो बिल्कुल ऐसे नाम लिख दूँ क्या मैं, देखो ये तो ओ हो गया, ये बी हो गया, सी ओ ए बी, सी डी है ना, ई एफ और ये हो गई जी. मैं बात कर रही हूँ ओ ए बी सी. तो जो ओ ए बी सी वाली जो फलक है ना, ये वाली बिल्कुल ये वाली, इसका क्या नाम है, एक्स इज इक्वस टू क्या है, 0, क्योंकि वाई जेड प्लेन के बीच में तो एक्स इज इक्वस टू 0 प्लेन है. ठीक है, ठीक है, मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सा डायग्राम हो जाएगा. ठीक है, एक्स इज इक्वस टू 0 के जस्ट सामने वाली कौन सी, डी जी एफ ई, इसका क्या नाम होगा, एक्स इज इक्वस टू ए. ठीक है, 2 फेजेस हो गई. तीसरी फेज कौन सी है आपकी, होगी एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में कौन सी है, ओ ई डी सी, इसका क्या नाम होगा, ओ ई डी सी का वाई इज इक्वस टू 0 प्लेन, और वाई इज इक्वस टू 0 के जस्ट सामने कौन सी, ए एफ जी बी, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा वाई इज इक्वस टू बी. ठीक है, फिर कौन सी प्लेन में होगी, एक्स और वाई, हाँ एक्स वाई प्लेन में. ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये वाली जो होगी इसका क्या नाम होगा, जेड इज इक्वल टू 0, और इसके जस्ट सामने वाली कौन सी, डी जी बी सी, इसका क्या नाम होगा, जेड इज इक्वल टू सी. ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये वाली
पीछे वाली बिल्कुल, उसके जस्ट सामने वाली ये बाहर वाली कौन सी है, x इज इक्वल टू ए, ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू बी, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू सी। थोड़ा सा एनालिसिस करना माइंड में, क्योंकि मैं ये सब फर्स्ट ईयर में बता चुकी हूँ पहले क्लास में, ठीक है। तो इसमें ये जो z इज इक्वल टू सी वाली जो फेज़ है, इसको मैं थोड़ा सा शेडेड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ शेडेड, क्योंकि पोटेंशियल केवल इसी फेज पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस पर फाई इज नॉट इक्वल टू 0 है, z इज इक्वल टू सी फेज पर। बाकी जितने भी फेजेस हैं उन सभी पर पोटेंशियल 0 है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो केवल एकमात्र फेज z इज इक्वल टू सी है जिस पर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सभी पर पोटेंशियल 0 है। दैट मीन्स हमने सारी बाकी फेजेस को ग्राउंड किया हुआ है। समझ में आ गई बात, तो लिख देते हैं हम, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, or you can say cuboid, according to diagram in which potential phi is exist only on z is equals to c surface or phase, you can say, ठीक है। other phases or surfaces other surface at other surfaces potential is 0। अब अदर कौन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b और z इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई। इन सभी फेजेस पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0, ठीक है। ये वाला फेस जो है ना FACES वाला आएगा, ठीक है, इसको सही कर लेना, FACES फेस, ठीक है, या तो सरफेस का हो या फेस का हो। समझ में आ गई बात आपको। मैंने क्या लिखा है इसमें, माना एक आयताकार बॉक्स या फिर एक क्यूबॉइड यानी कि घनाभ है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस पे केवल एक फलक कौन सी, z इज इक्वल टू सी पर जो पोटेंशियल फाई है वो उपस्थित है, ठीक है। बाकी सभी जो फलके हैं x इज इक्वल टू 0, a, y इज इक्वल टू 0, b और z इज इक्वल टू 0, इन सभी पर पोटेंशियल शून्य है, यानी कि विभव शून्य है। समझ में आ गई बात आपको। इन शॉर्ट मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू, मैंने पोटेंशियल मान लिया VXY एट z इज इक्वल टू सी। अब आप सोचोगे क्यों भाई XY का फंक्शन क्यों है, वो इसलिए है भाई क्योंकि जो z इज इक्वल टू सी प्लेन है वो कौन सी उसमें है, XY प्लेन में ही तो है। जो XY प्लेन में होगी वही तो z इज इक्वल टू सी प्लेन या सरफेस है। देखो z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू सी, ये दोनों ही XY प्लेन में है। मैंने आपको बता रखी है ये वाली चीज़, XY प्लेन में होगी वो z प्लेन होगी, ठीक है। जो XZ प्लेन में होगी वो y प्लेन होगी, जो ZY प्लेन में होगी वो x प्लेन होगी। बता रखा है ये मैंने सब आपको, ठीक है। तो इसीलिए पोटेंशियल जो है वो केवल दो ही कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा, x का और y का, क्योंकि एक्सेस कौन कौन से, x और y, तो चेंज या तो x में होगा या y में होगा। समझ में आ रही है, बस उसका नाम क्या है, नाम उसका z इज इक्वल टू सी है। सी क्यों है, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 से सी डिस्टेंस ऊपर है ये वाली सरफेस, ये वाली जो सरफेस है वो तो ओरिजिन पर है, इसलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, z इज इक्वल टू 0, जो है कहाँ, एग्जिस्ट कहाँ कर रही है, OAFE की बात कर रही हूँ मैं, XY प्लेन में, और उसके जस्ट पैरेलल ऊपर की साइड जो है वो कौन सी है, वो भी तो XY प्लेन में ही है, तो पोटेंशियल उस पर एग्जिस्ट कर रहा है, पोटेंशियल फाई उस पर कितना है, VXY। अदरवाइज y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एट अदरवाइज सरफेसेस लिख दो या तो आप, एट अदरवाइज सरफेसेस, है ना, और नाम बता दो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b, z इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई सिचुएशन आपको, ठीक है। तो ये आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको आपको लेकर के चलना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, एंड वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1 C1 डैश, C2 C2 डैश, C3 C3 डैश, अल्फा एंड बीटा, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।